मुझे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरी बीवी से, मेरी माँ से बदतमीजी की गई। मेरी बीवी और मेरी माँ से रिश्वत वसूल की गई। रिश्वत किस लिए वसूल की गई? कि ताकि सिर्फ और सिर्फ मुझे रिमांड पर भिजवाया जा सके। ये तमाम के तमाम इल्जामात थे जो कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की जानिब से सरफराज चौधरी के ऊपर और एनसीसीआईए के दीगर हुक्काम के ऊपर आयद किए गए। वक्त ने पलटा खाया। साथ जब जिस दिन बाहर आए, उन्होंने पूरी दुनिया को रो रो कर ये कहानी सुनाई कि उनके साथ सरफराज चौधरी ने और एनसीसीआईए हुकाम ने क्या क्या ज्यादतियां की, कितनी रिश्वत वसूल की, घर वालों से कैसे बदतमीजी की, कैसे बच्चों को फोन करके, वीडियो कॉल करके साथ को यानी कि डकी को चपेड़े मारी गई और बच्चों को दिखाया गया कि ये है तुम्हारा रोल मॉडल। और नाजरीन, अब यही अदलियां हैं, यही सादुर रहमान उर्फ टकी भाई है, वही सरफराज चौधरी है। और इन्हीं अदलिया ने सरफराज चौधरी को एक बार फिर से जमानत दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबोज साहब मौजूद है। कंबोज साहब, कैसे देख रहे हैं सरफराज चौधरी, एक किरदार जो कि अब बाहर आ चुका है जमानत के ऊपर, क्या कहेंगे जमानत के ऊपर? मैं समझता हूँ कि जी सरफराज चौधरी जिस तरह अपने अदारे का फेस था और हर बड़े केस की इंक्वायरी सरफराज चौधरी के पास होती थी और सरफराज चौधरी ही को महकमा समझा जाता था। लेकिन फिर वो दिन आया कि डक्की भाई पे पर्चा हुआ जुए की ऐप को प्रमोट करने का, और उसमें फिर जिस तरह पुलिस पे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे इल्ज़ाम होता है कि ये कैसे जो है वो देखते हैं ये पैसा बंदा पैसे वाला है तो इससे कैसे पैसे बटोरने हैं, कैसे तशद्दुद करना है या कैसे हसास अदारे का नाम यूज़ करके इनको डराना है, धमकाना है। तो ये सारे टैक्टिक्स जो है अनफॉर्चुनेटली सरफराज चौधरी की क़यादत में जो टीम थी ना एनसीसीआईए की, उन्होंने ये किया। और ये जो दास्तान बाहर आई, मैं समझता हूँ कि इसने सरफराज चौधरी या जो उसके साथी डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन पे जो संगीन इल्ज़ामात लगे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एनसीसीए जो अदारा नया अदारा बना है अभी, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो 2015 के बाद जब से सोशल मीडिया आया है इतना ज़्यादा आम हो गया है कि लोगों की ज़िंदगियां जो हैं उनके अंदर बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं इस मोबाइल ने। तो मैं समझता हूँ कि अदारे को बहुत डैमेज हुआ है, अदारे की कारकर्दगी को और अदारे की रिप्यूट को बहुत डैमेज हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब जो ये एफआईआर दर्ज की है जिसमें जो है अपने अदारे के अफसरान सरफराज चौधरी समेत इन पे एफआईआर हुई, रिश्वततानी का पर्चा हुआ, या किस तरह जो है डकी भाई ने बाहर आके दास्तान सुनाई कैसे कैसे मुझसे पैसे लिए, कैसे पैसे इन्होंने रिश्वत ली। तो अब वो सारा इल्ज़ाम की बाबत जो है रिश्वत की बाबत या दीगर इल्ज़ामात की बाबत सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान पे भी पर्चा हुआ, और जुए की ऐप प्रमोट करने के खिलाफ जो है वो डकी भाई पे भी पर्चा हुआ है। लेकिन अब जब अदारे पे ये संगीन इल्ज़ामात लगे तो डक्की भाई पे जो एफआईआर थी मैं समझता हूँ वो पशे पुस्त चली गई। अब आपको पता है कि डक्की भाई वाली के जो एफआईआर थी उस एफआईआर में तफ्तीशी ये खुद अफसरान थे जो बाद में मुल्जमान बने। तो अब इसके ट्रायल में इनकी क्रेडिबिलिटी जो है मैं समझता हूँ जब ट्रायल में ये बतौर गवाह आएंगे तो इन पे जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में जो इल्ज़ामात हैं वो बतौर इनको जब गवाहान पेश होंगे तो जो उसका डिफेंस का वकील होगा वो इनको कन्फ्रंट करेगा और अल्टीमेट फायदा इसको डकी भाई को होगा। लेकिन अब देखें इसमें बेल डकी भाई की भी हो गई है, इसमें बेल सरफराज चौधरी की भी हो गई है। ये ना हो कि कल को दोनों जो है वो केस की प्रॉपर पैरवी ना हो, टेक्निकलिटीज में जाके दोनों बरी हो जाएं और दोनों बरियत के परवाने उठा के मजलूमियत का बयाना लेके फिरते हो तो बाद में पता चले कि ये सारी इनएफिशिएंसी या ये सारी जो नालायकी है ये महकमे की है। तो अब महकमे को अपनी इज्जत को, अपनी साख को बहाल करने के लिए जो इसके अफसरान पे इल्जामात लगे उनको जो है वो धोने के लिए, साफ करने के लिए इन दोनों केसों को जो है वो हंगामी बुनियादों पे मैं समझता हूँ डे टू डे बुनियाद पे जो इसकी समाअत होनी चाहिए। और ये दोनों केसों में जो प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं, एक पे जुए की ऐप की प्रमोशन के और एक पे जो है वो रिश्वतस्तानी के, तो दोनों केसों को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा के अवामुन नास को ये पता होना चाहिए कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। अगर सरफराज चौधरी और उसकी टीम पे साबित होता है तो उसको सजाएं हो,
जुए की ऐप प्रमोट करने पे, जो टिकटॉकरों पे और भी बहुत सारे टिकटॉकरों पे इल्ज़ामात हैं, या माशरती अखलाक खराब करने पे जो इल्ज़ामात है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये काम किया है उनको भी सजा होनी चाहिए। तो इस केस को टेस्ट केस पे लेना चाहिए। ये महकमे की इज्जत स्टेक पे है, और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह अब दोनों की जमानतें हो गई हैं, हालांकि ये प्रोसीजर है, किसी पे जब कोई एफआईआर होती है तो वो जमानत लेना उसका हक है। कानून सीआरपीसी का सेक्शन 497 और 498 जो है बेल का राइट देता है, प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल का। और ये जो बेल होती है ये भी बेसिकली किसी की बरियत या बेगुनाही नहीं होती। ये एक तरह से अदालत अपनी गारंटी लेके, जमानत लेके, केस का फाइनल फैसला होने तक हरासत जो है वो अदालत की मर्जी से जो है जामिन को दे दी जाती है। तो जामिन पाबंद होता है उसको अदालत में पेश करने का। तो लिहाजा अभी जो है वो इनकी ट्रायल चलना है, और ट्रायल के बाद जो फैसला आना है उसके बाद पता चलेगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। लेकिन ये केस जो है, इस केस ने महकमे की साख को खराब किया है। इस केस को महकमे को बतौर प्रोसिक्यूशन जो है वो डील करना चाहिए। अगर डक्की भाई पे इल्जामात गलत साबित होते हैं तो वो जो इल्जामात लगा के वो उनको जो है वो टिकटॉकरों के गिर्द घेरा तंग किया था, तो इसका मतलब है वो भी ज्यादती है फिर अगर आप साबित नहीं करते। और इसी तरह इधर रिश्वत लेने के जो इल्जामात है जो कि हमारे महकमों में आम पाई जाती है। महकमे जो होते हैं एंटी करप्शन होते हैं, या महकमे के अंदर जो डोमेन होती है वो बुराई को, जुर्म को खत्म करना होती है। लेकिन महकमे के अंदर काली भेड़े मिलके अगर मुल्जमान के साथ वो जो है वो उनके साथ हाथ मिला लेती है, या मुल्जमान को तशद्दुद करके या उनको ब्लैकमेल करके, हरासा करके, जिस तरह डक्की भाई के केस में इल्जामात हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये महकमे की नेकनामी पे दब्बा है। अब देखते हैं इन दोनों केसों का ट्रायल होता है, इन ट्रायल में क्या रिजल्ट निकलता है, उस वक्त तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। नसीर साहब, ये आपने अभी बीच में एक बात की कि जो ये ट्रायल चलेगा इसके अंदर जब ये सरफराज चौधरी और दीगर को जब पेश किया जाएगा, और क्योंकि ये खुद मुल्जमान है दूसरे मुकदमे के अंदर, तो आपने कहा कि इनकी गवाही जो है वो कहीं ना कहीं मशकूक होगी, डिफेंस इस चीज को एक्सप्लॉइट करेगा, इस चीज को यूज करेगा। अब ये अभी इल्जाम है, ये मुजरम साबित नहीं हुए, ये मुल्जिमान थे। तो क्या मुल्जिम होने के ऊपर भी इनकी गवाही जो है वो मशकूक समझी जाएगी? क्या ये सिर्फ इल्जाम का इनके ऊपर लगना भी जो है वो इनके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, बात पता क्या होती है, इनके खिलाफ भी जो चार्जशीट है ना सरफराज चौधरी और अफसरान के खिलाफ, ये चार्जशीट किसी प्राइवेट बंदे ने नहीं की, बल्कि इस चार्जशीट में अगरचे मदइया जो है डक्की भाई की बीवी है, लेकिन पर्चा एफआईए ने दिया है। एफआईए ने, एफआईआर जब किसी के खिलाफ दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो इसका इंक्वायरी मतलब उससे है पहले हो चुकी होती है। अदारे के अंदर मैटर रिपोर्ट हुआ, इंक्वायर हुआ, इंक्वायर होने के बाद हकीकत पाई गई तो उसे चीजों को प्रामा फिशाए देखा जाता है बादियों नजर में कि इसमें कोई हकीकत है, तो उसको आगे फिर एफआईआर दे के प्रोसीड किया जाता है। अब अदारे ने इस पे एविडेंस कलेक्ट की, अदारे ने इस पे इंक्वायरी की, अदारे ने एफआईआर दी, अदारे ने इस पे तफ्तीश की, अदारे ने चालान सबमिट करना है। तो प्रोसिक्यूशन ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने रिश्वत ली है, वो केस उन्होंने बनाया है, तो अब उनको अपने केस को साबित करने के लिए, स्टैंड करने के लिए केस को साबित करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल ठीक है कि कानून की नजर में जब तक किसी को सजा ना हो जाए वो इनोसेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ लॉ है। तो प्रिजम्पशन यही होती है कि जब तक कोई भी शख्स, जब तक उसको सजा ना हो जाए, वो बेगुनाह है, वो मासूम है। तो लिहाजा अब ये प्रोसिक्यूशन के केसेस है, दोनों केसों में साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। लेकिन डक्की भाई के केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहान जो हैं यही मुल्जमान हैं, जो कि डक्की भाई की बीवी की एफआईआर में जो मुल्जमान है, और डक्की भाई के केस में वो जो है वो गवाहान है। तो लिहाजा डक्की भाई इस चीज का फेवर लेने की, इसका फायदा लेने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन अब इसमें एनसीसीआईए के जो महकमा है उसके अफसरान जो है, जो तफ्तीशी अफसरान है जिन्होंने ये दोनों केस बनाए हैं, अब उनकी प्रोफेशनलिज्म पे जो है वो उनकी तफ्तीश जो है, क्या उसमें कोई लैकुनाज तो नहीं है, टेक्निकलिटीज में जाके कोई फायदा तो नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है कि तफ्तीश के दौरान बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, इंटेंशनली भी होते हैं, अनइंटेंशनली भी होते हैं। इंटेंशनली रिश्वत लेके या किसी को फेवर दे के भी हो जाते हैं, किसी को फेवर दी जाती है, और इसी तरह जो नलायकी अफसरों की अपनी जगह होती है। अब अगर सरफराज चौधरी वाले केस में अगर वो टेक्निकलिटीज में जाके बरी होते हैं और महकमाना तफ्तीश में ब्लंडर होंगे, तो ये चीज भी महकमे की तरफ उंगली उठेगी। तो सरफराज चौधरी वाला केस जो है, मैं तो समझता हूँ इसमें जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए, प्रोफेशनलिज्म को लागू करते हुए,
जो है वो केस को प्रॉपर जो है वो साबित करना और प्लीड करना चाहिए। और डक्की भाई वाला जो केस है उसको भी जो है वो जो कानून के मुताबिक जो तफ्तीश हुई है उसमें गवाहान को पेश होके शहादत अदालत में दे के, लेकिन ये चीज़ें महीनों में होनी चाहिए, एक्सपेडाइटली होनी चाहिए। ये ना हो जी 8 साल बाद 10 साल बाद पता चले जी दोनों बरी हो गए, बरीयत के परवाने लेके फिर रहे हैं, पता चले कि ये दोनों की जो बरीयत है अगरचे इनके खिलाफ केस सच्चे थे, लेकिन मजाक निजाम का बन जाएगा। महकमे में नालायकी है, महकमे में काली बेड़े हैं, या जो प्रोसीजरली डिफेक्ट है उनका फायदा लेके ये बरी हो गए। बहुत शुक्रिया नसीर कंबोज साहब। नाजरीन, तमाम के तमाम इल्जामात जो कि डकी की जानिब से सरफराज चौधरी और उनकी टीम के ऊपर लगाए गए वो भी आपने सुने, और उसके बाद लीगली जो जो होता रहा वो हम आपको साथ साथ रिपोर्ट भी करते रहे, और अभी जैसे ये एक बड़ी खबर इस केस के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आई तो वो भी हमने आप तक पहुंचाना जरूरी समझी। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि तमाम के तमाम सरकारी अफसरान इस बात को जरूरी समझें कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी यकीनी बनाएं, अपने स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी यकीनी बनाएं, रिश्वत जैसी लानत से हमेशा खुद भी दूर रहें और अपने स्टाफ को भी दूर रखने की कोशिश करें। अगर इन्होंने रिश्वत सतानी का ही बाजार गर्म करना है तो जो हलफ लेकर ये ड्यूटी के ऊपर आते हैं बराहे करम उस हलफ की तौहीन ना करें, उस पोस्ट की, उस महकमे की तौहीन ना करें। आज का हमारा वीलॉग यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। आगे देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके हक में फैसला होगा, कौन मुजरिम होगा, मुल्जिम से कौन गुनाहगार साबित होगा और कौन बेगुनाह साबित होगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।